हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है द राइज ऑफ मराठास। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको सिर्फ मराठों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत से डायनेस्टीज और करी थी जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब कुछ देखा था। अब हम पहुंच चुके हैं उस टाइम पर जहां पर महाराष्ट्र में मराठा रूल इस्टेब्लिश होगा। कैसे स्टैब्लिश होगा, उससे पहले क्या था, क्या डायनेस्टीज थी, या बेसिकली जो भी चीजें थी उसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के खत्म होने तक आपको ये पता लग जाएगा दैट हु वर मराठास एंड हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बिफोर द ब्रिटिश टुक पावर। अब धीरे धीरे ब्रिटिश तो आ ही जाएंगे इंडिया में। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद स्ट्रांग हो जाएंगे, बक्सर के युद्ध के बाद और भी स्ट्रांग हो जाएंगे 1764 में, एंड अल्टीमेटली आते 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 1858 का जो एक्ट है वो स्टैब्लिश हो जाएगा और ब्रिटिश की जो पावर है वो इंडिया में कमर्शियली, पॉलिटिकली, कल्चरली काफी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिश के पावर में आने से पहले मराठा इतने स्ट्रांग क्यों थे, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पता लगेगा इसमें। व्हाट वर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री कैसी थी, जुडिशियल सिस्टम कैसा था, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता लगेंगी एंड यू विल हैव एन आइडिया कि उस टाइम के चीजों को हम कैसे आज इंप्लीमेंट कर सकते हैं या उनको हम यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट, व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठाज एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे आपको मराठा के जो जैसे पेशवा हैं या छत्रपति शिवाजी हैं उनके बारे में हम पढ़ाएंगे, जिससे आपको हल्का से आइडिया लगेगा कि उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई थी उनकी वजह से जो पूरा इंडिया है वो कैसे एक हुआ, या फिर कैसे मुगलों को चुनौती दी उन्होंने, तो हम क्या सीख सकते हैं उनसे। तो दैट इज बेसिकली दी आइडिया। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको चैप्टर से पता लगेंगी। चलिए इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। द राइज ऑफ मराठास, इसमें मेन फोकस जो है वो मराठों के ऊपर है। अभी जो टाइमलाइन है ना 1630 से लेके 1680 तक जो बेसिकली है ये है छत्रपति शिवाजी का टाइम। ठीक है, अब इस टाइम 1630 में इनका जन्म होता है और 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बीच कई सारे इवेंट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके बाद भी जो है काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे या फिर मुगल मराठा वॉर्स होंगे, उनको हमें देखना है। बट जो पूरा 1630 से लेकर काइंड ऑफ 1818 तक जो ये पूरा टाइमलाइन है, अराउंड 200 साल का ये जो पीरियड है, दैट बिलोंग्स टू मराठास। इसमें मुगलों की भी नहीं चली है इनके ऊपर, ना ही ब्रिटिश की चली है। तो लास्ट में 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ तब जाके जो है इनकी पावर थोड़ी सी सबड्यू हो गई, बट अदरवाइज दे वर काइंड ऑफ इनविंसिबल। ठीक है, अब चले बात करेंगे हु वर दी मराठास। अब देखना आपने इसमें ये है कि जो ये मराठा रूल है ये किस लोकेशन में एग्जिस्ट करता है। आज का महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, उसके आसपास मराठे रहते थे। 13th सेंचुरी की अगर आप बात करोगे तो उस टाइम पर इस पूरे एरिया में रूल था यादव डायनेस्टी का, जिनकी कैपिटल थी दौलताबाद या देवगिरी भी आप कह सकते हैं। दौलताबाद आपको याद होगा जब तुगलक डायनेस्टी करी थी तो तुगलक ने भी यही किया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि अपनी पूरी जो कैपिटल है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी। वो तो बाद में कुछ महीनों बाद उनको ये लगा कि यार ये नहीं, मतलब पानी कम रह गया है और लोग जो है प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं तो वापस चलते हैं। सो वो हमने डिस्कस किया था दौलताबाद का एरिया, यू शुड रिमेंबर। दौलताबाद इनकी कैपिटल थी। 14th सेंचुरी तक आते आते ये जो पूरी डायनेस्टी है दैट वाज कंप्लीटली फिनिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी ना। मतलब कहने का कि खिलजी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके आने की वजह से यादव डायनेस्टी थी वो गायब हो चुकी थी। यादव डायनेस्टी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी है जब हम लोगों ने एलोरा केव्स की बात की थी कि जो एलोरा केव्स हैं वो जो भी आपके रूलर्स हैं राष्ट्रकूट और यादव किंगडम्स वाले, इन्होंने बनवा कर दी थी। ठीक है, तो ये सारी हमें थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट थी और कितने टाइम तक प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये सारा एरिया। अब यादव डायनेस्टी के बाद, खिलजी डायनेस्टी के बाद धीरे धीरे खिलजीज का भी रूल चला जाएगा। उसके बाद तुगलक्स आएंगे, उसके बाद सैयद आएंगे, लोदीज आएंगे, एंड अल्टीमेटली मुगल एम्पायर जो है पूरे इस एरिया में स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब मुगल एम्पायर 1526 से हमने बात की थी दैट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो बाबर है उसने मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी पूरे एरिया में। तो धीरे धीरे बाबर, हुमायूं, अकबर ये आते जाएंगे और साउथ में इन्वेड करते चले जाएंगे। तो मुगलों का मराठों से काफी ज्यादा बैर रहेगा एक तरीके से। तो अब जो मराठाज हैं
हमें इनके बारे में कैसे पता लगता है? एक तो ये सारी जो भी बुक्स वगैरह लिखते हैं साथ साथ उनसे पता लगता है हमें, साथ में ना कुछ यहाँ पे भक्ति सेंट्स भी थे। जैसे भक्ति मूवमेंट हमने देखा था कि जो भी ब्राह्मणिज्म में या जो हिंदुइज्म में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ ये लोग बोलते थे। जैसे भक्ति सेंट्स दो टाइप के होते थे, एक थे आपके निर्गुण भक्ति वाले, एक थे आपके सगुण भक्ति वाले। निर्गुण भक्ति मतलब फॉर्मलेस गॉड, की कोई मूर्ति नहीं है, यू कैन नॉट इमेजिन द शेप ऑफ गॉड, ये एनर्जी है दैट यू कैन नॉट इवन सी और यू कैन नॉट, दिस इज विजिबल, है ना। तो निर्गुण भक्ति वाले वो थे। सगुण भक्ति वाले वो थे जो भगवान में मानते थे और मूर्ति पूजा में मानते थे कि दिस मूर्ति मे नॉट बी भगवान बट दिस इज द मीडियम टू रीच टू गॉड, कि मेडिटेशन में दिमाग लग जाता है, इस मूर्ति के आगे बैठ जाते हैं। तो कई भक्ति मूवमेंट रहे इसमें जिसमें मूर्ति पूजा के खिलाफ भी बोला गया, और जो कल्चर थे, जो आप कह लो कि रिचुअल्स थे, जो इविल्स थे सोशल लेवल पे, उन सबको खत्म करने के लिए सेंट्स ने काफी ज्यादा बात की थी। अगर आप हिंदुइज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखोगे उसमें कुछ इविल्स थी तो उसमें भक्ति मूवमेंट आया था, और अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड की बात करोगे तो उसमें भी कई सारी कुरीतियां थी, तो उनको ठीक करने के लिए सूफिज्म मूवमेंट चलाया गया था। तो भक्ति और सूफिज्म जो मूवमेंट है वो 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक चला था, मतलब अभी भी चल ही रहा है ऑब्वियसली, बट फिर भी ये जो फेज है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फेज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो इस टाइम पे कई सारे जो सेंट्स हैं वो हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो कंटिन्यूएशन है कल्चर की वो चलती हुई आ रही है। मतलब आप देखोगे कि यादव से बाद खलजी आए, खलजी के बाद जो है मराठास आएंगे, मराठास के बाद मुगल आएंगे। तो इन सबके पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद भी जो कल्चरल कंटिन्यूटी है वो बनी रही है यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल दिस भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। ओके, सो अब अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में भी क्या कोई भक्ति सेंट्स थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, तो आपने ध्यान रखना है ये ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ये सब जो हैं ये महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा। जैसे दानेश्वर ने दानेश्वरी लिखी है ना, तो काफी सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। ये बताने के लिए दैट सिर्फ रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना होता है, भगवान को मानना भी होता है और उसकी बातों भी मानना होता है ना। धर्म को सिर्फ मानते नहीं होते, निभाते होते हैं। सो दैट वाज बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस भक्ति मूवमेंट। सो ये भक्ति सेंट्स के नाम आपने ध्यान रखने हैं। इन्होंने काफी ज्यादा ना लोगों तक चीजें पहुंचाने की कोशिश करी। जैसे कुछ मान लो टेक्स्ट ऐसे हैं जो ऐसी लैंग्वेज में नहीं है जो मुझे नहीं, मतलब जो मुझे आती है, तो अगर वो सब संस्कृत में है तो फिर मुझे खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा संस्कृत को, संस्कृत मुझे आती नहीं, तो मराठी मुझे आती है। लेकिन तो मराठी में ट्रांसलेशन काफी ज्यादा किया गया। किस किस चीज का? भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया, उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया गया, जिससे कि जो पूरी फिलॉसफी है दैट इज बिकम एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। ठीक है, तो ये धीरे धीरे चीजें चल रही थी। 17th सेंचुरी तक आते आते ना जो मराठा चीफ्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे एंड अल्टीमेटली दे डिमांडेड देयर ओन सॉवरेन एम्पायर। अब इनके आने से पहले ना जैसे आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डायनेस्टीज हुआ करती थी। चलो ये तो मतलब यादव डायनेस्टी तो एक थी, इसके अलावा ना डिफरेंट सल्तनत हुआ करती थी जिसे हम कहते थे डेक्कन सल्तनत। एक था आपका दिल्ली सल्तनत, एक है आपका डेक्कन सल्तनत। इसमें ना 2-3 इंपॉर्टेंट थे। जैसे एक था आपका बीजापुर सल्तनत, ठीक है, ये आदिल शाही के अंडर काम कर रहा था पूरा का पूरा। एक था आपका अहमदनगर सल्तनत, है ना, जो आपका निजाम शाही के अंडर काम करता था सारा का सारा। तो ये जो सल्तनत है क्या करती थी, अब इन सल्तनत को अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी भी चाहिए है। तो ये करते थे काम कि भी ना जितना भी ये मान लो पूरा एरिया है एम्पायर का, ये जो एरिया है ये हम लोगों ने जागीर दे दी मराठास को, मराठा चीफ्स को या मराठों को जो भी है, ये जागीर दे दी। इसके बदले जो मराठा चीफ्स हैं वो अपनी एक आर्मी बिल्ड कर रहे होंगे, इनके पास तलवारें होंगी, इनके पास घोड़े होंगे, है ना, तो ये सब ये मेंटेन करेंगे। बदले में जो ये पूरी जागीर में से जो भी एग्रीकल्चर कर रहा है उसका जो टैक्स आएगा वो ये लोग कर सकते हैं कलेक्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत जो जाएगा अपने दिल्ली सल्तनत के राजा को जाएगा एंड अल्टीमेटली जो बाकी सब बचा हुआ वो इनके पास ही आएगा, जिसको वो खर्च करते थे टू मेंटेन देयर आर्मी। ठीक है, और जितना भी एरिया एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए काम होता था, एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेसिकली अंडर दी सल्तनत रूलर्स। इनका काम सिर्फ एक था, टैक्स को कलेक्ट करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो एंड अल्टीमेटली आर्मी की भी मेंटेनेंस बनाए रखो, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई वॉर होता है, कोई अटैक होता है बाहर से, तो ये जो आर्मीज जितनी भी जागीर्स अलग अलग लोगों को दी हुई हैं
वो सारी अपनी आर्मी लेकर आएंगे और लड़ेंगे उस अटैकर के खिलाफ। तो दैट वाज बेसिकली द आइडिया। तो ये सारे सिस्टम जो है जागीर पे चल रही थी। तो जो छत्रपति शिवाजी के आप कह लो फादर थे, उनको भी पुणे वाला जो एरिया था वो एज अ जागीर मिली हुई थी। तो वो जागीर थी उनके पास एंड अल्टीमेटली वो जितना भी एरिया है वो उनके पास था। एंड द पर्सन हु गॉट द जागीर कुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द लैंड एंड यूज द मनी टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ और हेल्प द किंग व्हेन नीडेड। तो ये चाहे आर्मी वाइज है चाहे वो कोई और रिक्वायरमेंट वाइज है। ओके, अब जागीर इनको मिली हुई है। छत्रपति शिवाजी के जो फादर हैं, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनको भी जागीर मिली हुई थी। दे वर अंडर बीजापुर सल्तनत, है ना। अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन है ये उठता है कि अगर हमारे पास आर्मी है, हमारे पास काबिल लीडर्स हैं, हमारे अंदर दिमाग भी है पूरा सल्तनत को चलाने का, सो वाई वी आर नॉट डिमांडिंग आवर ओन एम्पायर। स्वराज का अधिकार क्यों नहीं है हमें, हम जो है इस सल्तनत के अंडर क्यों काम कर रहे हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम इनटू द माइंड ऑफ शिवाजी, है ना। तो धीरे धीरे आपको ये पता लगेगा कि इसमें जैसे जो डेक्कन सल्तनत हैं या फिर जो आपके जैसे आसपास जो सल्तनत है ना, ये आपस में लड़ती भी रहती हैं कई बार। तो इस वजह से जो कॉमन पीपल है उसको काफी ज्यादा आप कह लो कि हार्डशिप्स को फेस करना पड़ता था। एंड अल्टीमेटली जब छत्रपति शिवाजी 16 साल के हुए, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च कर दिया और धीरे धीरे जो पुणे वाला एरिया है उसको सारा कैप्चर कर लिया। एंड जितने भी जैसे फोर्ट बने हुए थे, अब नेग्लेक्टेड थे, वो जा चुके हैं, जिन्होंने बनाया था उन सबको दोबारा से रिकैप्चर किया और अपनी जो एक कैपिटल है वो बनानी शुरू करी वहां पे। ठीक है, तो 16 साल की उम्र में ही जो शिवाजी है उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया था। एंड अल्टीमेटली ही डिमांडेड अ सॉवरन किंगडम और स्वराज्य, जिसमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली सारा जो आधिपत्य है वो हमारा हो, हम किसी और के अंडर ना रहे। ठीक है, अगर हम काबिल ना हो तो हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं, बट वी आर काइंड ऑफ केपेबल सो दैट हम लोग अपना ही रूल खुद चला सकते हैं। तो 16 साल की उम्र में, अब 1630s में इनका बर्थ था, तो 1646 के आसपास जो है इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाने शुरू कर दिए थे। एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे जो है वेस्ट कोस्ट की तरफ भी बढ़े ये। एंड इन्होंने नेवी को भी स्टैब्लिश किया। अब जैसे नेवी है ना, नेवी कई सल्तनत के पास थी, जैसे जो बीजापुर सल्तनत थी उसके पास भी था नेवी का सारा सिस्टम, लेकिन ना उनके पास मेनली मर्चेंट शिप्स हुआ करते थे जो ट्रेड करते थे ओमान से या यमन से टुवर्ड दिस वेस्टर्न कोस्ट। बट इनके पास ना फुल प्रूफ कोई नेवी नहीं थी, जैसे फुल टाइम नेवल फोर्स नहीं थी। और साथ ही साथ जो मुगल्स थे उनके पास भी नेवी नहीं थी, बिकॉज उनका जो पूरा एम्पायर है वो तो क्या है, लैंड बॉर्डर से घिरा हुआ है। तो बीजापुर सल्तनत वालों के पास भी नहीं है, मुगल्स के पास भी नहीं है। तो अगर मराठों के पास ये नेवी आ जाती है तो इनको हराने वाला कोई भी नहीं होगा, ये ट्रेड भी कर पाएंगे और जो एरिया है वो ऑक्यूपाई भी कर पाएंगे। कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो ये वहां से भाग भी सकते हैं इन केस ऑफ एन अटैक। तो ये सब चीजें देखते हुए इन्होंने पहली बात तो अपनी जो नेवल फोर्स है उसको इस्टेब्लिश किया और साथ में जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसमें काफी महारत हासिल करी। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है ना कि जैसे छुप के वार करना, जैसे ना आपने पूरी अपनी आर्मी साथ नहीं लेकर गए, आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जो बहुत तेज दौड़ते हैं या फिर जो बहुत तेज तीर मारते हैं, जो जो उनकी सारी मतलब सिग्निफिकेंस या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इन सबको आपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया और जब भी आप अटैक करोगे तो पूरी आर्मी की बजाय आप इन लोगों को भेजोगे जो छुप के वार करेंगे, क्योंकि उनको टेरेन का पता है कि कहाँ पर नदी है, कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर छुपना है, कहाँ से वार करना है, कौन सा जो एरिया है वो यूज हो सकता है फॉर फर्दर अटैक। तो ये सब चीजें इनको सिखाई गई और जो है टेरेन के नॉलेज के साथ साथ बिगर आर्मीज को हराने की जो टैक्टिक्स है वो सही ज्यादा काम आई इनके। तो नेवल फोर्स और गुरिल्ला वॉरफेयर ये दो चीजें ऐसी थी जिसने काफी ज्यादा जो मराठों का सिस्टम है वो सेट कर दिया था। ठीक है, तो शिवाजी ने भी अपना जो पूरा एम्पायर बढ़ाना शुरू किया। अब बीजापुर सल्तनत के आप अंडर चीफ थे, आप जागीर के मालिक थे, आप टैक्स कलेक्ट करके उनको देते थे। अब अगर आपने ये सब शुरू कर दिया है तो अल्टीमेटली बीजापुर सल्तनत के जो रूलर है, जो सुल्तान है, उनका तो गुस्सा आपको झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर जो है अफजल खान को भेजा इनको मारने के लिए और इन्होंने बहुत ही चतुराई से, शिवाजी ने बहुत ही चतुराई से अफजल खान को अकेले मिलने के लिए बुलाया और उनको मार दिया वहां पे। और जो उनकी आर्मी थी जो उनके साथ आई थी उसको भी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू मराठा आर्मीज ने डिफीट कर दिया।
तो अल्टीमेटली जो बीजापुर सल्तनत है वो शिवाजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए एंड अल्टीमेटली इनका जो एम्पायर है वो और ज्यादा प्रॉस्पर और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा था। तो दैट वाज द विजन विद शिवाजी। ठीक है, एक तो ये, अब जैसे ये ना बड़ा फेमस है ये वाघ नाक, जैसे बाघ है टाइगर्स क्लॉ, ये मतलब ऐसे पूरे हाथों में पहनते हैं और ऐसे मतलब अटैक करते हैं उससे। तो दैट इज कंसिडर्ड दैट इट वाज यूज्ड टू किल अफजल खान इन दैट मिलिट्री कॉम्बैट। ठीक है, तो मतलब ये बस पता होगी है किन से अटैच्ड है या फिर किसके रिगार्डिंग ये चीजें हैं, बस ये पता हो अपने को। अब इसके बाद अब चलो बीजापुर सल्तनत से तो निपट लिए, अब बात आती है मुगलों की। मुगल्स भी अटैक करेंगे इनके पास, है ना, 1646 वाला एरिया है ये। तो मुगल जो रूल है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे। ठीक है, अब मुगल जो नोबलमैन है शाइस्ता खान, ये इनकी टेरिटरीज में इन्वेड करते हैं फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक लगातार लूटिंग एंड प्लंडरिंग चलती है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है कई सारे जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं कि इनको काफी कुछ लॉस झेलने को मिलता है मराठों को। तो धीरे धीरे जो है ना चीजें ठीक होती हैं और जो शिवाजी हैं वो इनको भी मतलब वहां से भगा देते हैं। 3 साल तक रही है मुगल्स की मतलब काफी ज्यादा प्रेजेंस यहाँ पे, लेकिन 3 साल के बाद इनको फिर भगा दिया गया यहाँ से। अब 3 साल तक इतना लूटिंग या प्लंडरिंग हुआ है, तो अब आपको सारा सब कुछ वो वसूलना भी तो है। तो उसको वसूलने के लिए शिवाजी ने अटैक किया सूरत पे, विच वॉज अ वेरी 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 वेल्दी सिटी ऑफ मुगल्स। इस पूरी सिटी में वो गए, जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स थे उनको नहीं गिराया, जितने भी जो चैरिटेबल मैन थे जो मतलब चैरिटी करते थे उनके घरों को भी नहीं तोड़ा। तो काफी सोच समझ के ये अटैक किया गया, सो दैट जितने भी ये ब्रिटिश हैं या फिर जो नोबल मैन है यहाँ पे जो करप्टली काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनको लूटा गया। और सिर्फ एक ही बार नहीं, सूरत पे काफी बार अटैक किया गया था बाय मराठास, और इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा यहाँ से लूटा गया कि ना इनका नाम लंदन गजट में छापा गया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो बेसिकली उस टाइम पे, कि यार ब्रिटिश के जो मर्चेंट्स हैं उनसे इतना ज्यादा जो ये है ये छीन के ले जा रहे हैं, तो इनका नाम वहां पर भी लिखा गया था। अब सूरत को कितना ज्यादा लूटा गया, इस वजह से जो मुगल एम्पायर है वो काफी ज्यादा गुस्से में था। अब आ चुके हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब जब आए हैं तो धीरे धीरे करके उन्होंने चीजों को सेटल करना शुरू किया। औरंगजेब ने भेजा जयसिंह को, जो एक राजपूत जनरल थे उनकी आर्मी में। अब जयसिंह के सामने मराठे नहीं टिक पाए, उनकी आर्मी के सामने डिफीट हो गए एंड अल्टीमेटली जो इनका पुरंदर फोर्ट है पुणे के पास, वहां पर इनको डिफीट झेलनी पड़ी। जो शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, उनको मुगल सर्विस के लिए जाना पड़ा और बहुत सारा जो हिस्सा है वो मुगल्स के अंडर इनको दे देना पड़ा, सो दैट इनकी जान बख्शी जाए। तो किंगडम का आधा पार्ट भी गया, जो बेटा है वो मुगल सर्विस में लगा हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम की थोड़ा सा डिफीट झेलने को मिला फ्रॉम दी हैंड्स ऑफ मुगल्स। ठीक है, तो डिफीट है बेसिकली ये। बट अल्टीमेटली जो छत्रपति शिवाजी हैं, अब जयसिंह ने इनको ये बोल दिया था कि तुम ट्रीटी साइन कर लो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम एक काम करो, तुम ना हमारे साथ कोर्ट में चलो, वहां पे आगरा वाले एरिया में मुगल्स कोर्ट में। तो वहां पर ये गए, इनको मना लिया वहां पे जाने के लिए और उनको वहां पर कैद कर लिया गया। इनको और इनके बेटे को वहां पर कैद किया गया, बट बड़ी ही चालाकी से जो है वहां से ये निकल गए। जैसे ये हर रोज ना कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो है दिया करते थे। अब स्टार्टिंग में तो चेकअप हुआ कि भाई ये किसको क्या दे रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बिग बास्केट्स थी वो, तो फिर बाद में इन्होंने चेक करना बंद कर दिया। तो 1-2 साल के बाद जो है इन्होंने जो पूरी बिग बास्केट्स थी उसमें खुद ही ये बैठे एंड अल्टीमेटली वहां से निकल गए। उसके बाद कभी मुगल जो है वो इनको नहीं पकड़ पाए। तो एक ही बार अटैक किया था, एक ही बार पकड़े गए थे, उसके बाद कभी भी ये पकड़ में नहीं आए एंड अल्टीमेटली वहां से ही निकल के भाग चुके थे। अब बात आती है 1674 में। 1666 में इनको जो है मतलब अरेस्ट किया गया था आगरा वाले एरिया में। अब 1674 लगभग 8 सालों के बाद इनकी जो कोरोनेशन है वो की गई पूरे वैदिक रिचुअल्स के साथ। इनको बनाया गया छत्रपति शिवाजी, इनको प्रॉपर टाइटल दिया गया श्री राजा शिवा छत्रपति। ठीक है, ये टाइटल दिया गया एंड अल्टीमेटली इनका जब राज्याभिषेक हुआ तो उसी साल को राज्याभिषेक शक के तौर पे मनाया गया कि भाई जैसे मान लो कि आज जो है अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब चल रहे हैं तो आज 2026 है, साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये राज्याभिषेक शक कैलेंडर के हिसाब से चलोगे तो ये 1674 को फर्स्ट ईयर मानते हैं।
तो लगभग 300 साल के आसपास सी चल रहा होगा हमारे लिए अभी, मतलब अगर हम इस राज्याभिषेक शक की बात करते हैं तो, बट हम तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, बट यू शुड नो दैट विच वाज द ईयर जिसमें कोरोनेशन हुआ था और राज्याभिषेक शक के तौर पर एक जो ईयर है वो स्टैब्लिश हुआ था। ओके, एक तो ये। अब जब छत्रपति शिवाजी रूल में आए हैं, देन अल्टीमेटली दक्षिण दिग्विजय के नाम से भी इनको जाना गया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ वेस्टर्न में ही नहीं, ईस्टर्न में ही नहीं, बल्कि जो साउथ वाला एरिया था उस पर भी अटैक करने शुरू करे। तो काफी सारी जो डायनेस्टीज थी तमिलनाडु की, कर्नाटक की, वो काफी जो चीजें हैं मतलब इनको कंट्रोल में लेकर आने के लिए काम करने लग गए। तो अब तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ एरिया भी जो है अब मुगल इन्वेजन्स के बाद अब मराठों के अंडर आ गए हैं। तो ना जनरली ये देखने को मिलता है कि जो अपने ब्रिटिश थे ना, उन्होंने इतना एरिया मुगलों से नहीं कैप्चर किया जितना एरिया उन्होंने मराठों से कैप्चर किया। मुगलों को हराना वॉज इजियर क्योंकि इनएफिशिएंट रूलर्स थे, बट मराठे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बनकर उभर कर सामने आए थे कि इनको हराना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है ना। तो एक तो ये चीज, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें लिखी छत्रपति शिवाजी के बारे में कि इन्होंने जो डच थे जो ट्रेड वगैरह करने आए थे इंडिया में, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब आएंगे। तो डच यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे, ये ना इंडिया से स्लेव्स लेके जाते थे, उस टाइम पे स्लेवरी बैन नहीं थी, स्लेव्स लेके जाते थे, अल्टीमेटली वहां उनको बेच देते थे, जहां पर उनकी कोई आप कह लो कि रिस्पेक्ट या फिर कोई फ्रीडम, कुछ कोई अधिकार उनके नहीं होते थे। सो इनको भी ना ऐसे स्लेव लेके जाने से मना किया था उस टाइम पे। तो ये दर्शाता है कि बहुत इनका जो रूल था वो बहुत ना ऐसे काइंड हार्टेडली किया गया था। रिलीजियस टेम्पल्स को भी ना गिराना और जो चैरिटी करते हैं लोग उनके घरों को भी ना तोड़ना, ये सब चीजें जो है दिखाती हैं दैट दिस रूल वाज काइंड ऑफ वेरी जेन्युइन, है ना, काफी काइंडनेस का रूल था इनका। ओके, अब अगर आप इस मैप को देखोगे, ये पूरा महाराष्ट्र का एरिया तो है ही इनके पास, और साथ में जो ये है ना कर्नाटक और ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है वो भी इसके कंट्रोल में है। तो ये पूरे पेपर में क्वेश्चन अगर आता है कि क्या मराठों ने तमिलनाडु का एरिया कभी कैप्चर किया था, तो आंसर इज यस, किया था भाई कैप्चर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब बात आती है 1680 की, जब ये 50 साल के थे तो इनको फीवर हुआ एंड अल्टीमेटली ही डाइड। ओके, अब कई सारे लोगों ने इनको ये बोला कि यार ये जो है ना ये इंडिया के अलेक्जेंडर थे, मतलब इनके रूल में इतना ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर हुआ दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सो यूरोपियन जनरल्स कंपेयर्ड हिम विद एंशिएंट जनरल्स लाइक अलेक्जेंडर, और इनके ना मुगलों के साथ इतना टक्कर लेने की जो सिस्टम था उससे ना जो बुंदेल के प्रिंस थे छत्रसाल, वो बड़े इंस्पायर हुए और उन्होंने जो है काफी अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश किया बुंदेलखंड वाले एरिया में। और मतलब आज भी जो है वो बुंदेलखंड जो है वो बुंदेल प्रिंस के नाम से ही मतलब बड़े फेमस है, 76 साल की वजह से काफी फेमस है वो एरिया। तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला एरिया है, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये पड़ता है। तो काइंड ऑफ एंड व्हाट इंस्पिरेशन थे ये लोगों के लिए कि हमें अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो चाहिए है, साथ में काइंडनेस के साथ और नोबिलिटी के साथ जो है वो होता है बढ़िया रूल। अगर आपकी जनता आपसे डरती है इसका मतलब जो है आप अच्छे रूलर नहीं है। आपको अगर अच्छा रूलर बनना है देन यू हैव टू इंस्पायर देम, यू हैव टू बी काइंड विद देम। ओके, तो ये मराठों का रूल था। अब बात आती है छत्रपति शिवाजी के बाद मराठों का क्या हुआ। 1680 में इनकी डेथ हुई। इनके दो बेटे थे, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजाराम। जब छत्रपति शिवाजी की डेथ हुई तब संभाजी को बनाया गया छत्रपति। एंड अब ना काफी ज्यादा सिस्टम ऐसा है कि ही वॉज एफिशिएंट रूलर, बट जितना एफिशिएंटली शिवाजी काम करे उतना एफिशिएंटली ये नहीं काम कर पाए। एंड अल्टीमेटली औरंगजेब थे उस टाइम पे 1680 के आसपास। औरंगजेब ने डेक्कन पे कब्जा किया, जो बीजापुर सल्तनत थी उसको कैप्चर कर लिया, उसको अक्वायर कर लिया, जो गोलकोंडा सल्तनत थी उसको कॉन्कर कर लिया। तो सारा डेक्कन वाला जो एरिया था औरंगजेब ने अपने पास रख लिया, कैप्चर कर लिया। एंड अल्टीमेटली ही कैप्चर्ड संभाजी एज वेल एंड उनको बहुत टॉर्चर किया गया, लास्ट में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, एग्जीक्यूटेड हिम। एंड अल्टीमेटली उसके बाद जो मराठा की कैपिटल थी रायगढ़, उसको भी औरंगजेब ने अपने अंडर कैप्चर कर लिया। तो शिवाजी की डेथ के बाद कुछ सालों के बाद ही जो ये एरिया है पूरा का पूरा मुगल रूल्स के अंडर आ जाता है विद द लीडरशिप ऑफ औरंगजेब। ठीक है, अब बात आती है कि अब संभाजी की डेथ हो गई है,
अब इसके बाद जो राजा राम है उनको बनाया गया छत्रपति, और वो भी जो है तमिलनाडु की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि अगर वो भी वहां रहते तो उनको भी मार दिया जाता। तो अल्टीमेटली तमिलनाडु में वो गए, साउथ इंडिया की तरफ स्प्रेड हुआ अल्टीमेटली। और काफी ज्यादा जो है उस टाइम पे ना मराठास डिफेंसिव खेल रहे थे कि यार हम खुद अटैक नहीं करते हैं, हम पहले से ही हारे हुए हैं, शिवाजी की भी रिसेंट डेथ हुई है, संभाजी को भी मार दिया गया है, तो अगर हम अभी अटैक करेंगे तो मे बी पूरा जो एम्पायर है वो खत्म ही हो जाए। थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे थे। बट थोड़ा सा जो राजा राम की क्वीन थी ताराबाई, उनकी लीडरशिप में दोबारा से मराठास ऑफेंसिव हुए एंड अल्टीमेटली दे मेड लार्ज स्केल इनरोड्स इनटू मुगल टेरिटरीज एंड जितना भी एरिया इन्होंने मराठों से लिया था वो सारा रिकैप्चर किया गया, और इसके अलावा और बहुत सारे एरिया जो मुगलों के अंडर आता था उसको भी कैप्चर कर लिया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ताराबाई जो राजा राम की क्वीन थी उनके अंडर किया गया सारा सब कुछ। तो शी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ब्रेव क्वीन, जिन्होंने अपने सारा जो एरियाज था वो दोबारा से रिकैप्चर कर लिया। ओके, एक तो ये। अब जो है धीरे धीरे जो मराठाज है वो स्ट्रक्चरली भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो शिवाजी के टाइम पे ना सिस्टम सारा सेंट्रलाइज्ड था, सेंट्रलाइज्ड मतलब कि भी सब कुछ जो है शिवाजी के ही अंडर काम कर रहे हैं, बट धीरे धीरे सिस्टम बिकेम मोर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड। जितने भी चीफ थे उनको काफी पावर दे दी गई थी ना, जिसमें काफी ज्यादा ना यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग काउंसिल्स हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, जिसमें जो पेशवा हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पर्शियन टर्म में बेसिकली, उनके पास काफी ज्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस आया, और जो छत्रपति थे वो भी इनके कहने पे ही सारे काम करते थे। तो द अल्टीमेट पावर वॉज इन दी हैंड्स ऑफ पेशवा, और काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पेशवा आप पढ़ेंगे इसमें बाजीराव वन एंड नाना साहब पेशवा, उनके जो बेटे थे, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो मराठास थे वो धीरे धीरे और अपने आप को ग्रो कर रहे थे और काफी ज्यादा एरिया भी एक्वायर कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली अब मराठा वेस्ट बंगाल तक भी पहुंच गए थे। इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई किया है, उड़ीसा वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, हर जगह पर मराठास ने रूल किया। लेकिन सब जगह पे ना सेम सिस्टम नहीं रहा कि भी हमने विद काइंडनेस रूल करना है और हमने किसी को मारना नहीं है। जो वेस्ट बंगाल में मराठों का रूल था दैट इज वेरी इन्फ्लिक्टेड विद क्रूअल्टी एंड डेवस्टेशन ऑन द कॉमन पीपल। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि सारा सिस्टम हर जगह सेम नहीं था, चीजें डिफरेंट थी अलग अलग जगहों पे। अब अगर आप नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की बात करोगे, नॉर्थवर्ड में लाहौर वाला एरिया, अटॉक वाला एरिया, पेशावर तक भी जो है इनका सारा का सारा इनके अंडर था। 1761 में इन्होंने अफगान के साथ भी बैटल लड़ी, जिसको हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। तो अल्टीमेटली उसमें ये हार गए, मराठास वर डिफीटेड। 1761 में काफी ज्यादा जो है मतलब अल्टीमेटली काफी रूल डिक्लाइन हो चुका था इनका। बट फिर दोबारा से माधवराव आते हैं, माधवराव वन, एंड अल्टीमेटली 1771 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, जिनको हम महाजी सिंधिया भी कहते हैं, अल्टीमेटली दे रिकैप्चर्ड दिल्ली वाला एरिया, और 1803 तक इनके पास जो दिल्ली वाला एरिया है वो रहा। 1803 में बेसिकली ब्रिटिश ने इनसे दिल्ली एक्वायर किया, उससे पहले जो दिल्ली वाला एरिया था वो मुगलों के पास नहीं था, वो मराठों के पास था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू बंगाल टू उड़ीसा टू पेशावर टू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, पूरा एरिया किसके पास था? मराठों के पास था। बिकॉज ऑफ देयर डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ देयर माइंड, है ना। तो काफी स्ट्रैटेजी इनके पास थी, दैट्स व्हाई दे रूल्ड फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते 1750s के आसपास तक हम बात करें अगर, तो एंग्लो मराठा वॉर होते हैं। अब 1775 से 1782 तक चलता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, क्योंकि 1771 में माधवराव जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी सिंधिया काफी ज्यादा फेमस रूलर बन जाते हैं। तो अब ब्रिटिश को ये डर है कि ब्रिटिश की जितनी भी ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, और 1757 में इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीत ही ली है, तो बंगाल को जीत लिया है। तो इनका ये था कि हम लोग ना सारा एरिया एक्वायर कर ले, कर्नाटक वाला एरिया, हैदराबाद में, मैसूर में हैदर अली वाला एरिया, तो काफी सारा जो एरिया है दे वांटेड टू एक्वायर। तो मराठास को भी हराना इनका फर्स्ट चैलेंज था, लेकिन ये 7 साल तक वॉर चला एंड अल्टीमेटली किसी न किसी मतलब कॉम्प्रोमाइज पे चीजें सेटल डाउन हो गई थी। ठीक है, एक तो ये। उसके बाद 1803 में, 1803 से 1805 तक चलता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की, जब दिल्ली ले ली गई थी ना मराठों से, तो तब भी ये एंग्लो मराठा वॉर ही चल रहा था।
1817 से 1818 तक चला थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और इसके बाद जो है मराठों की पावर बिल्कुल डिक्लाइन कर चुकी थी एंड ऑल द एरिया वाज अंडर ब्रिटिश नाउ। ठीक है, तो ये 3 एंग्लो मराठा वॉर है, हल्के से हमें आइडिया होना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन की। व्हाट वाज द काइंड ऑफ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आप बात करोगे छत्रपति शिवाजी के टाइम पे सिस्टम कैसा था, इट वाज सेंट्रलाइज्ड इन नेचर, बट धीरे धीरे उनकी डेथ के बाद सिस्टम बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड, कि जो विलेज है, जो प्रोविंसेस है, उनमें अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये। अब इन्होंने क्या किया ना कि थोड़ा सा, जैसे हम छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में स्टार्टिंग में ही, तो इन्होंने क्या किया, हेरिडिटरी पोस्ट थी उनको खत्म कर दिया कि भाई आप अभी इस पोस्ट पर है, आपका बेटा आपके बाद ये पोस्ट संभालेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ही मे नॉट बी एबल इनफ टू डू दैट, इसीलिए हेरिडिटरी पोस्ट वर अबॉलिश्ड। इसके अलावा जो लैंड असाइनमेंट्स थी कि भाई आपको ये लैंड दे दी गई है, आप यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करो और अपनी आर्मी बना लो, वो सब भी बैन कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग भी ऐसी पावर में आए हैं, तो अगर कोई और पावरफुल हो गया, किसी के पास और बढ़िया आर्मी होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मराठों का रूल चला जाएगा। तो इनको बैन कर दिया गया, और हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को स्टेट ट्रेजरी से ही सारे के सारी सैलरी दी जाती थी। कोई लैंड नहीं है, कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन बाय छत्रपति शिवाजी। जो सोल्जर्स जिनकी डेथ हो जाती थी, उनके जो बीवियां हैं पीछे जो रह जाती थी, उनको पेंशन्स मिलती थी, है ना, और उनके जो बच्चे हैं उनको मिलिट्री पोस्ट भी दी जाती थी। इससे पता लगता है कि वे कितना ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा केयरफुल वाला माहौल था छत्रपति शिवाजी के टाइम पे। ठीक है, इन्होंने गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स भी निकाले, जिसमें अपना खुद का नाम इन्होंने लिखवाया, देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज किया गया, है ना, सो दैट दे कैन असर्ट देयर कल्चर्स, है ना। संस्कृत, हिंदी और मराठी काफी ज्यादा जो है प्रमोट की गई थी इनके टाइम पे। इसमें खास बात यह है कि भाई ना अष्टप्रधान काउंसिल, अष्टप्रधान का मतलब है कि भाई 8 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो ये काउंसिल का पार्ट है। जब भी डिसीजन कोई लिया जाता है तो वो इनके कहने पे लिया जाता है, सिर्फ अकेले जो छत्रपति हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे अब अष्टप्रधान में 8 काउंसिल्स हैं। सबसे पहले हैं आपके सचिव, जो लैंड के रेवेन्यू के मिनिस्टर हैं, कितना रेवेन्यू क्रिएट हुआ, कितना जो है खर्च होगा, सचिव उनको बोलते हैं। न्यायाधीश जो जस्टिस देगा, चीफ जस्टिस है। पंडित राव जो रिलीजियस अफेयर्स में हेड होगा, कौन सा रिचुअल करना है, कौन सा रिचुअल नहीं करना है, कौन सा फेस्टिवल कब मनना है, कैसे मनना है, वो सब कुछ ये बताएंगे। सेनापति जो सेना को लीड करे, कमांडर इन चीफ। सुमंत मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, सुमंत है कि भाई बाहर देखो किस तरीके से आपने चीजों को ठीक करना है। मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर, दिमाग लगाओ, देखो अपने लोग आसपास भेजो कि जिससे खबरी, जिसे हम कहते हैं ना। अमात्य विच इज फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस मिनिस्टर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं बेसिकली दे आर कॉल्ड अष्टप्रधान मंडल और द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। जैसे आज है ना COM, वैसे ही उस टाइम पर भी हुआ करती थी। तो इससे पता लगता है कि भाई एक इकलौता रूल नहीं है पूरे मराठा वाले एरिया में, काफी लोगों को पावर दी गई है दैट यू शुड बी एबल टू रूल है। ओके, सो दिस इज योर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा टैक्स कलेक्ट करते थे। एक टैक्स था चौथ, एक टैक्स था सरदेशमुखी। चौथ इज बेसिकली 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड सरदेशमुखी इज द एडिशनल 10% टू चौथ, मतलब टोटल 35% का जो टैक्स है वो लिया जाता था मराठों के द्वारा उन एरिया से जो मराठों के अंदर डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व थे। लेकिन मराठों ने कहा था कि अगर तुम हमें इतना टैक्स दे दोगे देन वी विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी फॉरेन इन्वेजन। तो टैक्स लेते रहे, प्रोटेक्शन का वादा देते रहे। इस वजह से जो है काफी सारा एरिया मराठों के अंडर आ गया था, बिकॉज लोगों को पता था कि इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। अगर हम पे किसी ने अटैक किया भी ना, तो मराठा अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हम पे कोई अटैक करने की कोशिश करेगा भी नहीं, अगर किया तो ये हमें बचा लेंगे। तो ये टैक्स दिया गया चौथ एंड सरदेशमुखी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वजह से नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट जितना भी एरिया है वो मराठा रूल कर रहे थे। इसके अलावा इनको अगर हम कॉइनेज की बात करते हैं, इनके मराठों ने जो मुगल कॉइनेज सिस्टम था उसको भी मतलब अडॉप्ट किया था, पॉपुलर था काफी वो उस टाइम पे, बट उन्होंने अपने सिंबल्स को भी ऐड किया था। जैसे आप कॉइन देखोगे तो इसमें ये रेयर मराठा कॉइन है जिसको हम गणपति पंत प्रधान रुपी कहते हैं। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इसको मिंट किया गया था बाय पटवर्धन जनरल अंडर दी पेशवा। इसमें देवनागरी में और पर्शिया में दोनों में जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। कॉइन के एक साइड गणपति जी बने हुए हैं और दूसरी साइड जो है पेशवा को अपनी लॉयल्टी शो करने का एक लाइन लिखी हुई है ना, मतलब चीजें लिखी हुई है जिससे पता लगता है कि दैट
वी डिक्लेयर लॉयल्टी टू दी पेशवा, जिसको हम पंत प्रधान भी कहते हैं मराठी में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉइन सिस्टम है वो मुगल्स से इंस्पायर्ड था। एग्जाम में स्टेटमेंट्स ऐसे ही आती हैं दैट मराठा कॉइनेज वाज नॉट इंस्पायर्ड बाय मुगल कॉइनेज सिस्टम। तो पूरा का पूरा तो नहीं, बट आप इसको पूरी तरीके से मना भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक आपके पास एविडेंस आ गया कि भाई हाँ दे वर इंस्पायर्ड बाय दैट। अब अगर आप बात करें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इनके पास 3 फोर्सेस थी। एक है आपका इन्फेंट्री, पैदल सेना, कैवलरी, घुड़सवार, और है आपकी नेवी। ये 3 चीजें थी इनके पास। जो कैवलरी थी उसमें एक तो बैरगिर्ड्स थे और दूसरे आपके शिलेदार थे। जो बैरगिर्ड्स थे वो बेसिकली कौन थे ना, जिनके हॉर्सेस और इक्विपमेंट्स वर पेड बाय द स्टेट, सरकार उनको पैसे देगी, हॉर्सेस जो हैं उनके होंगे। ठीक है, जो ये है शिलेदार है, ये बेसिकली वो हैं जिनके हॉर्सेस या इक्विपमेंट का खर्चा वो खुद ही उठाएंगे, सोल्जर्स ही उठाएंगे, स्टेट नहीं उठाएगा। सो दीज 2 काइंड्स ऑफ सिस्टम्स वर देयर। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि स्टेट का कितना पैसा बचा हुआ कितना नहीं बचा हुआ। तो कई जो है वो बैरगिर्ड्स अपॉइंट होते थे, कई सारे शिलेदार अपॉइंट होते थे। अब इसके अलावा अगर आप जाओगे तो इनके पास वेपन्स कौन कौन से थे, तलवारें थी, इनके पास लैंसेस थे, गन्स इस्तेमाल करते थे, रॉकेट्स इस्तेमाल करते थे, ये मेटल ट्यूब रॉकेट्स आ चुके थे धीरे धीरे करके। तो इनका जो सिस्टम था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। देखो ये सारे वेपन्स ये लोग यूज करते थे, कुल्हाड़ी, तलवार, है ना। तो काफी मतलब इनके आधों के तो नाम भी हमें नहीं पता होंगे, हमने सुने भी नहीं होंगे, बट यस ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जैसे ना इसमें रामचंद्र पंत अमात्य हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर थे छत्रपति शिवाजी के टाइम पे। इनका एक काम है विच इज आज्ञा पत्र, विच इज द रॉयल एडिक्ट। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि भी ना जो मिलिट्री था वो तो चलो था ही, जो सेना थी वो तो काम कर ही रहे थे, इसके अलावा जो फोर्ट्स थे ना वो बहुत स्ट्रांगली बनाए गए थे, सो दैट कोई भी इन्वेजन अगर करता है तो पूरी जनता जो है फोर्ट्स के अंदर आ सकती है। तो पूरा किलाबंदी कर देना, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना देना। महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे ना आपको इतने सारे किले मिलेंगे, एंड रायगढ़ फोर्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फोर्ट्स देयर, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं दैट फॉरेन इन्वेजन कभी इमेजिन भी नहीं हो सकती थी। तो फोर्ट्स जो है दैट वाज द कोर ऑफ द स्टेट, और इन देयर एब्सेंस द लैंड गेट्स डेवेस्टेटेड इन द फेस ऑफ एन इन्वेजन। अगर ये ना हो, अगर फोर्ट्स ना बनवाए गए हों, तो अल्टीमेटली कोई भी छोटा मोटा इन्वेजन होगा तो पूरी की पूरी जनता जो है वो सड़कों पर आ जाएगी। दैट वाज द आइडिया। ठीक है, तो मिलिट्री किस तरीके से थी, क्या क्या वेपन्स थे, ये हम लोगों ने देखे। इसके अलावा विल सी मैरीटाइम सुप्रेमेसी। मैरीटाइम सुप्रेमेसी मतलब नेवी भी इनके पास बहुत स्ट्रांग थी। जैसे हमने पहले देखा था कि भी ना तो बीजापुर सल्तनत वालों के पास है, ना मुगलों के पास आर्मी है, ना नेवी है ना। तो उस टाइम पर इनकी काफी जो सुप्रीमेसी है वो क्रिएट हो गई थी। अब बात करेंगे जो यूरोपियंस थे उस टाइम पर जो एग्जिस्ट कर रहे थे, वो काफी ज्यादा ना नेवी में स्ट्रांग थे, क्योंकि वो आए नेवी से थे, चाहे वो यूरोपियन में पोर्चुगीज हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं, कुछ भी हैं, दे वर वेरी फेमस फॉर देयर नेवीज, है ना। मराठास के पास भी नेवी थी, जैसे जो कान्होजी आंग्रे थे उन्होंने मराठास को गाइड किया, एंड सारी जो नेवल बैटल्स थी उसमें कईयों में जीत भी हासिल करी हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ देयर टैक्टिक्स यूज्ड इन दी बैटल। तो अब जो यूरोपियंस थे वो बड़े चालाक थे। ये ना जैसे अपने जो इंडियंस थे उनको ना बोलते थे कि तुम ना हमसे नेवल ट्रेड पास खरीदो, जैसे कार्टास कहते थे पोर्चुगीज में, कि भाई तुम्हें अगर ट्रेड करना है ना तो हमसे पहले पास लेना पड़ेगा एट अ प्राइस, और किसी भी शिप के पास अगर ये पास नहीं है ना तो ये कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। तो शिवाजी को पता लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है, तो इसके बदले ना उन्होंने ये बोला कि भाई हम इस प्रैक्टिस को चैलेंज करते हैं, आप हमें पास दो, आप हमें पास दिखाओ, बेसिकली नॉट पास दो, पास दिखाओ, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं हो, तुम बाहर से आए हो। दैट्स टू कॉमन कि भाई तुम किसी और के एरिया में जाकर खुद का सुप्रीमेसी नहीं दर्शा सकते, है ना। तो मराठों ने इनका चैलेंज किया, एंड अल्टीमेटली जो है इनसे बोला कि तुम्हें भी पास लेना पड़ेगा, और हम तो तुमसे पास तो बिल्कुल भी ले ही नहीं रहे। तो इस वजह से उनको पायरेट घोषित कर दिया था उन्होंने, कान्होजी आंग्रे को, है ना। तो काफी सारी चीजें रही इसमें। इसके बाद आती हैं फिर आपकी कई सारी शिप्स। 1665 की अगर आप बात करोगे तो छत्रपति शिवाजी की काफी सारी जो नेवी थी, जो फ्लीट था, वो मस्कट ओमान तक भी गया हुआ था, काफी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जो है काफी ट्रेड वाइज भी और मिलिट्री वाइज भी जो मैरीटाइम सुप्रीमेसी थी वो काफी ज्यादा हमारी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली मतलब नेवी वाज वेरी वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ मराठास। अगर आप जुडिशरी की बात करोगे तो इनके पास जुडिशियल सिस्टम था। एक पंचायत होती थी, मतलब आज जैसी पंचायत नहीं,
एक जुडिशियल बॉडी थी विच वॉज अ लोकल गैदरिंग ऑफ ऑफिशियल्स एंड प्रोमिनेंट मेन। जो बड़े बड़े लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो इकट्ठा होते थे और जो है अल्टीमेटली जस्टिस डिलीवर होता था कि पहले सुनते थे पूरा केस, किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, तो जस्टिस देंगे एंड अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन देन यू कैन अपील टू मराठा चीफ। ओके, पुलिस भी थी कोतवाल जिनको बोला जाता है उस टाइम पे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे। तो जुडिशियल सिस्टम भी वॉज काइंड ऑफ एन एफिशिएंट नेचर का। ट्रेड नेटवर्क्स की बात करेंगे, अब इतना अच्छा मैरिटाइम शिप है इनके पास, तो ट्रेड नेटवर्क भी तो अच्छा ही होगा। तो चाहे यमन है, चाहे मस्कट है, चाहे मलक्का इन मलेशिया है, इन सभी जगहों पर काफी सारी शिप्स जाती थी जो ट्रेड करके आते थे। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वर काइंड ऑफ वेरी प्रोमिनेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब अगर कल्चरल रिवाइवल की बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन मकसद था शिवाजी का, दैट वाज टू हैव स्वराज्य, द विजन ऑफ स्वराज्य, द सेल्फ सॉवरेनिटी, सेल्फ इंडिपेंडेंस, किसी और से कुछ भी ना पूछना बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ठीक है, तो स्वराज्य का इनका पूरा विजन था, जिनके सील में भी मतलब काफी इंस्क्रिप्शंस में भी शो होता है कि ये क्या चाहते थे, स्वराज्य से क्या समझते हैं। और इनका स्वराज्य का ही ये जो है ना पूरा एक टर्म, ये हम लोगों ने जब पढ़ेंगे ना मॉडर्न इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, तब ये यूज किया था दैट वी वांट सेल्फ सफिशिएंसी, वी डोंट वांट टू लिव अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो उस टाइम पर ही पता लगेगा हमें दैट दिस स्वराज्य वर्ड वाज टेकन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी। ओके, अब इसके अलावा इन्होंने काफी सारी मतलब जैसे एक बुक सी लिखी है जिसका नाम है आपका राज्य व्यवहार कोश, जो मराठी लैंग्वेज में है, जिसमें ये बताया हुआ है कि भाई कैसे कैसे सारी जो चीजें हैं राजा को करनी होती हैं एंड व्हाट शुड बी द आइडियल बिहेवियर। तो ये सारी चीजें हैं और जिसमें मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने मराठी में बेसिकली इसको लिखा था सारा का सारा। ठीक है, इसमें जो है संस्कृत जो इक्विवेलेंट है, जैसे पर्शियन वर्ड में मान लो कोई एक वर्ड है उसका संस्कृत इक्विवेलेंट ये हो गया, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वो यूज किए गए थे। तो धीरे धीरे जो है ना संस्कृत वर्ड को यूज करने लग गए हम लोग, और जो पर्शियन वर्ड है उनका जो यूसेज है वो डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो मतलब संस्कृत और मराठी दोनों ही लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए छत्रपति शिवाजी ने काफी सारा काम किया था। सो दैट वाज द कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। ठीक है, ही वॉज डिवाउट हिंदू, रिलीजन जो अलग अलग थे उनको भी उन्होंने काफी ज्यादा सिक्योर किया। सैफ्रन कलर्ड फ्लैग जो है वो सभी मराठास पेशवास के द्वारा यूज किया गया। बाद में कई सारे टेम्पल्स को बनवाया। संस्कृत मराठी लिटरेचर इन सब में काफी ज्यादा जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड। ठीक है, अब बात करेंगे इनके कुछ माइटी मराठा विमेन। ताराबाई की हम बात कर चुके हैं, शी वॉज द क्वीन ऑफ राजा राम जो शिवाजी के बेटे थे। इन्होंने पूरा जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, ईस्ट इंडिया वाला एरिया है, वो सारा मराठों के अंडर ले आए थे। एंड अल्टीमेटली इनको ये पता लगा था, जैसे उस टाइम पे जब अटैक कर रहे थे तो औरंगजेब और उसकी आर्मी तो डेक्कन में आए हुए थे। अब ताराबाई को पता था कि अरे डेक्कन में है तो ऊपर नॉर्थ तो पूरा एज इट इज अनसेफ है ना, तो हम वहां पर अटैक करते हैं अभी। तो उन्होंने वहां पर अटैक किया और काफी सारी जो चीजें हैं वो लूट के लेकर आए, जिसके जो औरंगजेब है उसको दोबारा अपने घर वापस जाना पड़ा। एंड यस, शी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपेंशन। इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काफी ज्यादा क्रुशियल रही, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत अच्छे एक लीडर की जरूरत थी उस टाइम पे, क्योंकि संभाजी की डेथ हो चुकी थी। राजा राम भी जो है वो साउथ में मतलब प्रोमिनेंटली जाने जाते थे, बट यहाँ पर भी तो कोई चाहिए था उस टाइम पे। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर बड़ी फेमस थी, जो होलकर डायनेस्टी की थी। जैसे जो छत्रपति शिवाजी हैं वो भोसले डायनेस्टी के थे, है ना, तो वैसे ही अहिल्याबाई होलकर आपकी होलकर डायनेस्टी की थी। तो ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर मानी जाती है। इनके हस्बैंड और इनके बेटे की डेथ के बाद इन्होंने 30 साल तक रूल किया था। एंड शी वॉज नोन फॉर अ वेरी केयरफुल रूलर, कि मतलब काफी ज्यादा काइंडनेस केयर लोगों के द्वारा लोगों की तरफ दिखाई जाती थी। इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को दोबारा बनवाया, है ना, जो कि औरंगजेब ने तोड़ दिया था। सोमनाथ टेम्पल बनवाया जिसको महमूद ऑफ गजनी ने तोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें काफी फेमस हैं एंड दीज आर बेसिकली द माइटी मराठा विमेन। मेंस में कई बार क्वेश्चन आता है दैट मेंशन एनी 2 फीमेल्स जिन्होंने मराठा हिस्ट्री में काफी अच्छा रोल प्ले किया, तो यू कैन राइट दीज 2 विमेन। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मतलब काफी लेस कंट्रोवर्शियल है ये सारे के सारे, है ना, तो ये आपने देखना है एक बार। इसके अलावा अब जैसे हमने देखा था कि जो मराठास थे वो नॉर्थ में भी थे महाराष्ट्र वाले एरिया में, और साउथ में तमिलनाडु वाले एरिया में भी थे। तो तमिलनाडु में जो तंजावुर एरिया है
वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। अब वहां पर जो है छत्रपति शिवाजी थे, जो साउथ में एकोजी थे, जो विच वॉज ही वॉज दी हाफ ब्रदर ऑफ छत्रपति शिवाजी, तो ये यहाँ पर तंजावुर में थे। लेट 17th सेंचुरी में यहाँ पर जो है मराठों का रूल स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा ना बहुत सारी चीजें और भी रही इसमें। एकोजी ने शुरुआत कर दी थी वहां पे, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूलर थे साउथ वाले एरिया में, which who was Serfoji II. He was the most notable ruler of तंजावुर in Maratha Confederacy. ठीक है, सारी लैंग्वेज इनको आती थी, इंडियन हो चाहे यूरोपियन हो, मराठी भी लिख लेते थे। इन्होंने एक प्ले लिखा था मराठी में जिसका नाम था देवेंद्र कुरावंजी, मतलब देवेंद्र कुरावंजी। पेपर में क्वेश्चन देखो इससे आएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो पेपर में आएगा ही आएगा। तो आपने ध्यान रखना है इस प्ले का नाम, जिसमें उन्होंने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझाया था कि कौन सा मैप कहाँ पर है, कैसे नेवी जाती है, कैसे है ना, मतलब कितना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। सो द वर्ल्ड ज्योग्राफी वाज काइंड ऑफ प्रेजेंटेड इन डिटेल इन दिस प्ले। ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक भी जो है इनके टाइम पर ही धीरे धीरे शुरू हो रहा था। मॉडर्न कर्नाटिक की बात कर रहे हैं, मतलब क्लासिकल कर्नाटिक की नहीं, मॉडर्न कर्नाटिक की। ठीक है, तो एक तो ये सारी चीजें इन्होंने काफी ज्यादा मतलब बिल्ड करवाई थी या डेवलप करवाई थी, वट। इसके अलावा इन्होंने धन्वंतरी महल भी खोला, जिसमें फ्री में जो है डिजीज का इलाज होता था, चाहे वो इंडियन मेडिसिन हैं चाहे वेस्टर्न मेडिसिन हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने शुरुआत करी यहाँ पे। इसके अलावा ही गॉट द हिस्ट्री ऑफ भोंसले फैमिली इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर। आपको याद होगा ये राजा वन ने चोला एम्पायर के टाइम पे 12th सेंचुरी के आसपास बनवाया था। तो यहाँ पर ना भोंसले फैमिली के लिए भी ना प्रॉपर एक वो लिखी हुई है इंस्क्रिप्शन की, वो कौन थे, क्या थे, कहाँ पर रहते थे। तो सबसे बड़ी तो नहीं बट वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है हिस्ट्री में वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अबाउट भोंसले फैमिली इन बृहदेश्वर टेम्पल, है ना। कहाँ पर तमिलनाडु, कहाँ पर मराठास। तो कई बार पेपर में स्टेटमेंट आएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो मराठास वर प्रेजेंट इन साउथ इंडिया, कर्नाटक और ये तमिलनाडु वाला एरिया में। ठीक है, एंड इसके अलावा अब ये पूरा चैप्टर जो है ना ये बताता है कि ना बहुत अच्छा एफिशिएंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, जुडिशियल, कल्चरल रेनेसां, काफी सारी जो चीजें हैं मराठों के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज द मराठाज लेगेसी। तो आपको स्वराज्य का जो नारा है वो भी इन्होंने ही दिया था, द सेल्फ रूल, द सेल्फ इंडिपेंडेंस, द सेल्फ सफिशिएंसी आइडियल्स। ठीक है, तो ये सारे मराठाज कब कैसे डेवलप हुए, इसमें ना बहुत सारे, हम जैसे पेशवाज की हमने नहीं बात करी है, वो हम करेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा बस यही देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी के टाइम पर सिस्टम कैसा था। ठीक है, जो ये 100 साल बीच में आएंगे आफ्टर हिज डेथ एंड अल्टीमेटली अप टू थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इस 100 सालों में ना 3-4 पेशवाज आएंगे जिनको हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंटली, जैसे बाजीराव वन हो गए, माधवराव वन हो गए, इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से। बट बहुत ज्यादा ना हमने वो नहीं बिठाने कि यार ये इनके बेटे थे, ये इनकी मदर थे, ये इनकी बीवी थी, ऐसा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये पेपर में नहीं आता। इनकी स्ट्रेटजीज, इनकी मिलिट्री बैटल्स, ये सब हम पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप करिए रिवाइज। अगर आपको लगता है कोई भी आपको डाउट है किसी भी तरीके का एंड यू वांट टू आस्क समथिंग, देन प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।